हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुकौशल। आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको जो CUET का यूजी एग्ज़ाम होता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर करेंगे। ये एग्ज़ाम है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ये इसको NTA कंडक्ट करवाती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। अब ये एग्ज़ाम किस चीज़ से रिलेटेड है? अब ये जो एग्ज़ाम है वो है आपको, अगर आपने 12th की है और उसके बाद आप अंडर ग्रेजुएशन के जो कोर्सेज होते हैं, जैसे कि हम बात करें BCom होती है, एक BBA होता है, BSc BA, ये जो कोर्सेज है, अगर आप इन कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हो इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस से, ठीक है, टॉप यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हो उन कोर्सेज के लिए, तो आपको ये जो एग्ज़ाम है वो क्लियर करना होता है। तो अब क्लियर करने का मतलब ये नहीं है कि ये क्वालिफाइंग नेचर होता है, ये क्वालिफाइंग नेचर नहीं होता। इसमें कंपटीशन के बेस पे कट ऑफ जाती है कि आप जो हाईएस्ट पे, जो मतलब जिनके मार्क्स हाईएस्ट आएंगे, रैंक जिनकी अच्छी होगी, उनको ही बेस्ट जो यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज हैं उनमें उनकी चॉइस के हिसाब से एडमिशन मिलेगा, ठीक है। तो अब अगर आप 12th आप कर रहे हो या आपने 12th कंप्लीट की है तो आपके लिए ये एग्ज़ाम जो है वो यूज़फुल है, आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हो। अब इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे इसका ऑल ओवर पैटर्न। सब स्पेसिफिक बात करेंगे कॉमर्स स्टूडेंट की बेसिस से कि जो कॉमर्स वाले जो स्टूडेंट अभी जिन्होंने 12th के एग्ज़ाम दे रहे हैं, जिन्होंने 12th की है लास्ट ईयर, वो अगर BCom BBA जो भी एक तरीके से कॉमर्स से रिलेटेड जो ग्रेजुएशन के कोर्सेज हैं उनमें एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उनको कौन से सब्जेक्ट सेलेक्ट करने चाहिए और जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनका क्या सिलेबस होता है, किस तरह के क्वेश्चन इस पर्टिकुलर एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, वो सारी डिटेल हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक ओवरव्यू समझते हैं कि ये जो CUET का यूजी एग्जाम है ये इसमें किस तरह का इसका पूरा पैटर्न होता है। तो ये जो एग्जाम है ये 3 सेक्शन में एक तरीके से डिवाइड होता है, सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3। ये जो सेक्शन 1 है इसके 2 पार्ट्स होते हैं, इसमें पार्ट A और पार्ट B। इसमें सेक्शन जो 1 है इसके अंदर लैंग्वेजेज होती हैं, अलग अलग लैंग्वेज, जैसे पार्ट A में है 13 लैंग्वेज और पार्ट B में है 20 लैंग्वेज। अब इन लैंग्वेजेज का मतलब है कि यहाँ पर ये बहुत सारी लैंग्वेज है, आप जो एग्जाम देंगे वो इसमें कोई भी 1-2 लैंग्वेज आप सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आता है सेक्शन 2। इसके अंदर है स्पेसिफिक सब्जेक्ट, 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट हैं, जैसे आपके ये होते हैं ना कॉमर्स में, जैसे अकाउंट्स है, बिजनेस स्टडीज़ है, इकोनॉमिक्स है, मैथमेटिक्स है। ऐसे ही अगर हम बात करें मेडिकल नॉन मेडिकल की तो वहाँ पर केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, तो ये सब्जेक्ट है अलग अलग। उसके बाद एक सेक्शन 3 में होता है जनरल टेस्ट। अब आपको ये कौन से इनमें से सब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं, कौन से नहीं करने, वो डिपेंड करेगा कि आप कौन सा कोर्स जो है वो ले रहे हैं। मतलब आप BCom में एडमिशन लेना चाहते हैं या BBA में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप कौन से कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो और कौन सी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से लेना चाहते हो, उसके हिसाब से उन्होंने अपना पूरा एक रूल्स रेगुलेशन बना रखे कि भाई जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर आप BCom में एडमिशन लेना चाहते हो या BCom ऑनर्स में एडमिशन लेना चाहते हो, तो वहाँ पर इस जो पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी है उसने अपना मतलब एक तरीके से प्रॉपर रूल रेगुलेशन बना के कि भाई आपको CUET में वो ये सब्जेक्ट लेने पड़ेंगे अगर आप BCom ऑनर्स में एडमिशन लेना चाहते हो या BCom में सिंपल BCom में एडमिशन लेना चाहते हो, तो उसके हिसाब से आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं। तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि आपको कौन से कोर्स में एडमिशन लेना है और कौन सी यूनिवर्सिटी से लेना है या पर्टिकुलर किस कॉलेज से लेना है। फिर आप उसके हिसाब से देखोगे उसकी साइड पे जाके कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स जो हैं वो ज़रूरी हैं एग्ज़ाम में अपीयर करने के लिए, आप एग्ज़ाम देने के लिए। अब देखो बात करते हैं हम इन 3 सेक्शंस की कि इन 3 सेक्शन में कितने कितने क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो ये जो 3 सेक्शन है, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। अब सेक्शन 1 जो है वो लैंग्वेजेज से रिलेटेड है, सेक्शन 2 है वो स्पेसिफिक सब्जेक्ट से रिलेटेड है और सेक्शन 3 जो है वो जनरल टेस्ट है। जो नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें कि कितने क्वेश्चन आएंगे, तो जो सेक्शन अगर आप लैंग्वेज वाला कोई टेस्ट दे रहे हो तो उसमें 50 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे और उसमें से आपको 40 क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट करने हैं। पूरे 50 के 50 नहीं अटैम्प्ट करने, सिर्फ 40 ही करने हैं और टाइम पीरियड आपको दिया जाएगा 45 मिनट। उसके अब जैसे देखो अगर आप लैंग्वेज है, बहुत सारी लैंग्वेज है, जैसे कि इतनी सारी लैंग्वेज है, तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, बहुत सारी लैंग्वेज है। अब इनमें से आप एक लैंग्वेज में भी दे सकते हो, 2 में भी दे सकते हो, वो डिपेंड करेगा कि आप कौन सा कोर्स ले रहे हो। जैसे कि आप BCom कर रहे हो तो BCom में मान लो किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी ने बोला कि एक लैंग्वेज आपकी होनी चाहिए, कोई भी लैंग्वेज हो सकती है एक, तो आप सिर्फ एक ही लैंग्वेज दोगे, या आपका अगर ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आप 2 वाली भी दे सकते हो, बट मिनिमम एक होनी चाहिए, तो वहाँ पे एक। तो अगर आप एक लैंग्वेज वाला टेस्ट दे रहे हो तो आपको 45 मिनट मिलेगी और 50 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे जिसमें से आपको 40 अटैम्प्ट करने हैं। और अगर आप 2 लैंग्वेज के टेस्ट दे रहे हो तो इसका फिर डबल हो जाएगा। सेक्शन 2 की बात करें जहाँ पे सब्जेक्ट स्पेसिफिक, जैसे कि आप अकाउंट्स ले रहे हो, मैथ ले रहे हो, बिजनेस स्टडीज़ ले रहे हो, तो वो क्या सब्जेक्ट ले रहे हो, उसमें आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे 40 या 50। मतलब कुछ सब्जेक्ट में 45 क्वेश्चन दिए जाते हैं और कुछ में 50।
इसमें से बात करें कितने अटैम्प्ट करने हैं, तो अगर आपको 45 क्वेश्चन दिए गए हैं क्वेश्चन पेपर में तो आपको 35 अटैम्प्ट करने हैं, और अगर 50 दिए गए हैं तो 40 अटैम्प्ट करने हैं। टाइम पीरियड है 45 मिनट्स। अब देखो जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होते हैं जैसे अकाउंट्स है, मैथ है, इनमें जिन्हें प्रैक्टिकल पोर्शन आता है तो उनके लिए टाइम पीरियड जो है वो 60 मिनट 60 मिनट होता है। सेक्शन 3 की बात करें जहाँ पर जनरल टेस्ट आता है, जहाँ पर आपको जनरल नॉलेज आपकी चेक की जाएगी, अब नॉर्मल करंट अफेयर्स, जीके, रीजनिंग, मैथ्स, ये वाली चीज़ें जो है वो बेसिक लेवल की चेक की जाएंगी। ठीक है, मतलब मैथ वगैरह कोई हाई लेवल के नहीं होंगे। 7वीं 8वीं क्लास यानी कि 7th 8th क्लास तक के बच्चों का जो एक मैथ का जो नॉलेज होती है वो चेक की जाती है जनरल टेस्ट में, और इसी लेवल की रीजनिंग और नॉर्मल आपकी जीके और जो करंट अफेयर्स है उससे रिलेटेड बेसिक जो नॉलेज है आपकी वो चेक की जाती है जनरल टेस्ट में। इसमें आपको 60 क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसमें से आपको 50 अटैम्प्ट करने हैं और टाइम पीरियड मिलेगा 60 मिनट्स। तो ये इस तरीके से ये जो सेक्शन है इसमें से इतने क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हम बात करें कि इसमें कि जैसे लैंग्वेज वाला क्वेश्चन, तो इसमें लैंग्वेज में किस तरह के सवाल आएंगे, इसका सिलेबस क्या होता है। तो जैसे देखो लैंग्वेज आप हिंदी में एग्जाम दे रहे हो, हिंदी लैंग्वेज अटैम्प्ट कर रहे हो या इंग्लिश में दे रहे हो, तो वहाँ पर आपको जैसे हिंदी है तो हिंदी व्याकरण से रिलेटेड सवाल आएंगे, इंग्लिश है तो इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। जैसे कि आप इंग्लिश में आपके एक तरीके से पैसेजेज वगैरह दिए हुए मिलेंगे, आपकी बेसिक जो नॉलेज है इंग्लिश की वो चेक की जाएगी, जैसे आपकी वोकेबलरी, उसका आपकी लिटरेसी एप्टीट्यूड या फैक्चुअल या लिटरेसी नैरेटिव्स जो है वो आप कितने अच्छे से अटैम्प्ट कर पाते हो, वो चीज़ें आपकी, वो जो लैंग्वेज की आपकी जो नॉलेज है वो चेक की जाती है लैंग्वेज टेस्ट में। डोमेन सब्जेक्ट में आप जैसे कि आप मान लो अकाउंट्स सब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे हो, तो अकाउंट में आपके जो 12th तक आपने जो अकाउंट्स में चीज़ें पढ़ी हैं उसी से रिलेटेड सारे सवाल आएंगे। मतलब सेम, लगभग सेम सिलेबस होता है, थोड़े बहुत टॉपिक जो हम 12th में नहीं करते हैं जबकि वो सिलेबस के अंदर होते हैं, उनसे मतलब उन सब से ही सवाल आते हैं, बाहर से कुछ नहीं आता। 12th तक की ही जो आपके सिलेबस है, कोई भी सब्जेक्ट हो, जैसे बिजनेस स्टडीज़ है, अकाउंट्स है, इकोनॉमिक्स है, मैथमेटिक्स है, तो उन जो 12th की आपकी जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं उन्हीं से क्वेश्चन सारे जो है वो फॉर्म होते हैं। बात करें जनरल टेस्ट की, तो इसमें मैंने बता ही दिया, इसकी जनरल नॉलेज आपकी मतलब नॉर्मल जो जनरल नॉलेज है, करंट अफेयर्स हैं, मेंटल एबिलिटी है, न्यूमेरिकल एबिलिटी है, क्वांटिटेटिव रीजनिंग वगैरह है, ये चीज़ें आपकी इन सब चीज़ों के बारे में आपकी नॉलेज जो है वो चेक की जाती है। तो ये 3 सेक्शन इस तरीके से डिवाइडेड है। अब बात करते हैं आप कॉमर्स के पर्सपेक्टिव से कि अगर आप ने 12th जो है वो कॉमर्स स्ट्रीम से की है और आप कॉमर्स से रिलेटेड कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हो, तो आपका क्या सब्जेक्ट्स आपके पास ऑप्शंस हैं, कौन कौन से सिलेक्ट कर सकते हो, और बेसिक जो कोर्सेज हैं उनके लिए कौन कौन से सब्जेक्ट सिलेक्ट करने होते हैं। अब देखो ये जो हमने बात की है यहाँ पे कि आपको ये 3 सेक्शन हैं, इन 3 सेक्शन में से बहुत लैंग्वेजेज हैं, 33 लैंग्वेजेज हैं, 27 या 29 डोमेन सब्जेक्ट हैं और एक जनरल टेस्ट है। तो इन सब में से आप मैक्सिमम 6 चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हो, यानी कि 6 सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हो जिसमें आप CUET का जो एग्ज़ाम है वो दे सकते हो। अब इसमें 6 सब्जेक्ट तो मैक्सिमम है, मिनिमम कितने हो गए, मिनिमम डिपेंड करेगा आप कौन से कोर्स में एडमिशन ले रहे हो। जैसे कि आप, मैंने बताया पहले ही, अगर बीकॉम में एडमिशन ले रहे हो, जिस यूनिवर्सिटी से ले रहे हो उसमें बताया वो मिलेगा कि बीकॉम के लिए आपके पास ये सब्जेक्ट होने चाहिए, तो मिनिमम वो लेने हैं। मैक्सिमम आप 6 सब्जेक्ट ले सकते हो। ठीक है, अब देखो हम बात करते हैं कॉमर्स के पर्सपेक्टिव से। तो कॉमर्स में मेनली जो सब्जेक्ट हैं, डोमेन वाले जो सब्जेक्ट है, उसमें आती है अकाउंटेंसी, इसका ही नाम है बुक कीपिंग, कहीं स्टेट में इसको बुक कीपिंग बोलते हैं। बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स, एंटरप्रेन्योरशिप, मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथिक्स, कंप्यूटर साइंस या इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिस सेम नेम है, सब्जेक्ट सेम है, नाम अलग अलग है, और फिजिकल एजुकेशन, ये कॉमर्स से रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं, यानी कि जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं वो ले सकते हैं। अब कौन से लेने हैं कौन से नहीं लेने, वो डिपेंड करेगा आप कौन सा कोर्स सिलेक्ट कर रहे हो। जैसे कि आप अगर बीकॉम करना चाहते हो, बैचलर ऑफ कॉमर्स करना चाहते हो, तो आपके पास एक लैंग्वेज सेक्शन से टेस्ट होना चाहिए, मतलब एक लैंग्वेज वाला, हिंदी इंग्लिश जो भी आप लैंग्वेज सेलेक्ट करो उसका टेस्ट देना आपको, मतलब सॉरी पेपर देना है। उसके बाद मैथमेटिक्स या फिर अकाउंट्स, यानी कि मैथ या अकाउंट में से एक, यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है कि या तो आप अकाउंट लो या फिर आप मैथ लो, मैथ में आप CUET का एग्जाम दो, तो दोनों भी ले सकते हो, बट मिनिमम एक जरूर होना चाहिए, एक अकाउंट या एक मैथ में से एक सब्जेक्ट आपके पास कंपलसरी होना चाहिए। उसके अलावा एनी 2 डोमेन, यानी कि उसके अलावा कोई 2 और सब्जेक्ट, जैसे आप बिजनेस स्टडीज़ ले सकते हो, इकोनॉमिक्स ले सकते हो, फिजिकल एजुकेशन ले सकते हो, तो इनमें से आप ले सकते हो। ठीक है, बेसिक एक होना चाहिए, एक लैंग्वेज वाला, एक मैथ या अकाउंट्स में से एक, और बाकी अनदर कोई भी डोमेन सब्जेक्ट आप ले सकते हो। अब बात करें BCA की, अगर आपको जैसे बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में लेना है, तो जनरल टेस्ट, कंप्यूटर साइंस या इन्फॉर्मेटिक और इंग्लिश, ये 3 कंपलसरी है, उसके अलावा आप जो मर्जी चाहे वो ले सकते हो। तो ऐसे ही यहाँ पे सारे कोर्सेज के बताए गए, जैसे कि BBA करना है आपको अकाउंटिंग या फाइनेंस में, तो ये होने चाहिए आपको। BA ऑनर्स करनी है इकोनॉमिक्स में, ठीक है, तो आपके पास ये पर्टिकुलर चीज़ें होनी चाहिए। इनकी सबकी डिटेल डाल दी है, मतलब कॉमर्स से रिलेटेड जो है, जैसे BCom है, BCA है, BAF है,
BA ऑनर्स है, BMS है, बिजनेस बैचलर करनी है आपको मैनेजमेंट स्टडीज़ में, तो ये चीज़ें होनी चाहिए। ऐसे ही बैचलर्स करनी है आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, या फिर आपको BBA करनी है तो उसके लिए सारी डिटेल्स। तो अब आपको देखना है कि आपको कौन से कोर्स में एडमिशन लेना है, उसके हिसाब से ये आपके पास ऑप्शंस हैं, मतलब ये आपको पास सब्जेक्ट होने चाहिए और आपको इनमें से ये सेलेक्ट करनी है, ठीक है। मैक्सिमम आप 6 सब्जेक्ट जो हैं वो सेलेक्ट कर सकते हो, और मिनिमम डिपेंड करेगा आप कौन से कोर्स में एडमिशन ले रहे हो उसके हिसाब से, ठीक है। तो ये पूरी डिटेल है। अब हम बात करते हैं कॉमर्स के पर्सपेक्टिव से कि ये जो सिलेबस है अकाउंटेंसी का, बिजनेस स्टडीज़ का, इसमें क्या क्या सिलेबस जो है वो CUET के एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। ये देखिए, ये अकाउंट्स का सिलेबस है। अकाउंट्स में क्या सिलेबस है, जो आपने का जो 12th का जो सिलेबस है ना वही सेम है। जैसे देखो, सबसे पहला आपका आपने चैप्टर पढ़ा होगा अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और पार्टनरशिप फर्म, तो फर्स्ट यूनिट है आपकी NPO वाली। उसके बाद यूनिट 2 है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। उसके बाद नेक्स्ट है रिकॉग्निशन ऑफ पार्टनरशिप, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, तो जो पार्टनरशिप वाले। उसके बाद 4th यूनिट है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। उसके बाद कंपनी अकाउंट और फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो अपने 12th में पढ़े होंगे। यूनिट 5 जो है वो है अकाउंटिंग ऑफ शेयर्स और डिबेंचर कैपिटल, यानी कि डिबेंचर्स और शेयर वाला चैप्टर, और एक है फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाला। उसके अलावा कई बार वो होता है, ये चीज़ अलग है, जो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम है, ये आप 12th में नहीं करते हो, मतलब होता तो है आपके सिलेबस में बट करते नहीं हो, लेकिन CUET में एग्जाम में ये इस पर्टिकुलर चैप्टर से इन यूनिट से सवाल पूछे जाते हैं, तो आपको ये भी कवर करना है। ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग यूजिंग कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, और उसके अलावा है अकाउंटिंग यूजिंग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसके अंदर इसका कंसेप्ट, मतलब ये सारे जो कंप्यूटर वाला जो सिलेबस है वो वाला। उसके बाद है यूनिट 4 अकाउंटिंग एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट्स, कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, फीचर्स, एप्लीकेशंस इसकी क्या क्या है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में, और जो भी अपने अकाउंटिंग से रिलेटेड रिकॉर्ड्स हैं उनके अंदर। तो ये है आपका अकाउंट्स जो सब्जेक्ट है उसका सिलेबस। अगर आप अकाउंट्स जो सब्जेक्ट है वो सेलेक्ट करते हैं तो आपको ये जो पूरा सिलेबस है वो कवर करना होगा, ठीक है। इससे जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं वो फॉर्म होंगे। अब बात करें अगर कि इकोनॉमिक्स का या बिजनेस इकोनॉमिक्स में क्या आपका सिलेबस है, तो देखो इकोनॉमिक्स में है वही जो आपने पढ़े, बस इसमें कुछ चीज़ें कम है। जैसे आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स या मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़े होगे, तो इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स और सेंट्रल प्रॉब्लम। उसके बाद कंज्यूमर बिहेवियर और डिमांड। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम नॉर्मली 11th क्लास में माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, सप्लाई वाली चीज़ें भी पढ़ते हैं, रिवेन्यू वाली चीज़ें भी पढ़ते हैं, कॉस्ट वाली भी पढ़ते हैं, और मार्केट्स के टाइप भी पढ़ते हैं। वो नहीं है इसमें जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें बस 2 ही यूनिट है, कंज्यूमर बिहेवियर और डिमांड, यानी कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम और डिमांड तक। उसके बाद आ जाती है मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपके वही कंसेप्ट नेशनल इनकम वाले और उससे रिलेटेड एग्रीगेट, जिसमें हम GDP, GNP, NNDP ये सारी चीज़ें। उसके बाद नेक्स्ट जो यूनिट है यूनिट नंबर 4, इसके अंदर आ जाते हैं आपके डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, इनकम और एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड। नेक्स्ट यूनिट है मनी और बैंकिंग वाली, मनी बैंकिंग, जिसमें मनी का मीनिंग, सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक्स, इनके मीनिंग्स और इनके ऑब्जेक्टिव और इनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट बजट और इकोनॉमिक्स की, गवर्नमेंट बजट के बारे में सारी चीज़ें, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसिप्ट्स, पेमेंट्स, कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इन सब चीज़ों के बारे में आपकी जो नॉलेज है वो होनी चाहिए। नेक्स्ट यूनिट है बैलेंस ऑफ पेमेंट की, BOP, जो हम पढ़ते हैं, जिसमें फॉरेन एक्सचेंज रेट और बैलेंस ऑफ पेमेंट, इसका क्या मीनिंग है और इससे रिलेटेड रिसेंट क्या आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज है, वो वाली चीज़ें। उसके बाद नेक्स्ट जो एक तो माइक्रो, एक फिर उसके बाद मैक्रो, और एक आता है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब कुछ बच्चे जो स्टेट अपने बोर्ड से एग्जाम दे रहे हो, शायद उनके ये ना होता हो ये सिलेबस में इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बट यहाँ पर ये पूछा जाता है। इसके अंदर आपकी डेवलपमेंट एक्सपीरियंस और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 के बाद जो LPG पॉलिसी है ना वो, उसके बाद डेवलपमेंट एक्सपीरियंस, यानी कि उससे पहले जो डेवलपमेंट हुए हैं 1947 से 90 तक, 1947 से 90 के बीच में जो भी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड मेजर इवेंट्स हुए हैं वो। ये आपने 11th क्लास में आपके में भी होता है, जिन बच्चों के साथ 12th में नहीं होता उनके 11th में होता है ये वाले, उस बुक से आप कवर कर सकते हो। उसके बाद करंट चैलेंजेज क्या अपनी जो इंडियन इकोनॉमी है वो फेसिस कर रही है, जैसे बेसिक आपको टर्मिनोलॉजी जो है वो पता होनी चाहिए, पॉवर्टी क्या होती है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, रूरल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये वाली चीज़ें। उसके बाद लास्ट यूनिट है इकोनॉमिक्स के अंदर डेवलपमेंट एक्सपीरियंस इन इंडिया, इंडिया के अंदर डेवलपमेंट एक्सपीरियंस, जैसे कि अपने जो नेबर कंट्रीज हैं उनके साथ कंपैरिजन, इंडिया और पाकिस्तान का, इंडिया एंड चाइना का, और कुछ मेन इशूज जिसमें इकोनॉमिक ग्रोथ, पॉपुलेशन, सेक्टरल डेवलपमेंट और अदर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स, ठीक है। ये HDI के बारे में तो मेन, इससे काफ़ी बार ऐसे सवाल आते हैं, इसके बारे में तो बेसिक आपको पता होना चाहिए, डिटेल में इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये।
बात करें बिजनेस स्टडीज़ की, तो बिजनेस स्टडीज़ के क्वेश्चंस सिलेबस देख लेते हैं। तो बिजनेस में वही आपका मैनेजमेंट, उसके फंक्शंस, तो नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें हेनरी फ्योल के और टेलर के जो साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स हैं वो। उसके बाद बिजनेस इन्वायरमेंट, उसके अलग अलग कंपोनेंट, इंटरनल एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, जो फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट के, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। उसके बाद आता है बिजनेस फाइनेंस और मार्केटिंग, जिसके अंदर बिजनेस फाइनेंस के बारे में क्या, फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल डिसीजन, कैपिटल स्ट्रक्चर, फिक्स्ड और वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड डिसीजंस, उनसे को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स। उसके बाद फाइनेंशियल मार्केट में वही मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट, जिसमें कुछ स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए, सब भी उसके क्या ऑब्जेक्टिव और फंक्शन है। और नेक्स्ट यूनिट आती है मार्केटिंग वाली। मार्केटिंग में आपको बेसिक मार्केटिंग के बारे में सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, मार्केटिंग का मीनिंग, उसके फंक्शंस, उसके रोल, मार्केटिंग मिक्स, फिर अलग अलग प्रोडक्ट, जो मार्केटिंग मिक्स के अलग अलग कंपोनेंट होते हैं, प्रोडक्ट प्लेस, प्राइस, प्रमोशन, ये इन सब कंपोनेंट से रिलेटेड जो मेन डिटेल्स होती है वो पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन वाला, इंपॉर्टेंट यूनिट है ये, इससे काफ़ी सवाल आते हैं इस पर्टिकुलर एग्जाम में। कंज्यूमर प्रोटेक्शन में क्या होता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कंज्यूमर्स के राइट क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, और जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है उससे रिलेटेड मेन लीगल प्रोविजंस जो है वो क्या है। और लास्ट जो यूनिट है वो में भी बहुत सारे बच्चे नहीं पढ़ते होंगे या उनके सिलेबस में नहीं होता होगा, स्टेट बोर्ड में तो बेसिकली नहीं करवाते इसको, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। इससे भी काफ़ी सवाल आते हैं एग्जाम में, तो आप इस यूनिट को स्किप मत करना। इसमें क्या ये जो ईडी है इसके बारे में, इसके मेन कंसेप्ट, फंक्शंस, नीड, इसके मेन करेक्टरिस्टिक्स, क्या प्रोसेस है इसके डेवलपमेंट की, और क्या वैल्यूज़, एटीट्यूड, मोटिवेशंस जो है इससे रिलेटेड वो बेसिक जो है आपको इन्फॉर्मेशन, जानकारी जो है वो होनी चाहिए। इनसे रिलेटेड सवाल आते हैं, ठीक है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन वाला बिजनेस स्टडीज़ में इंपॉर्टेंट है, जिससे ज़्यादा सवाल आते हैं। तो अब हमने बेसिक जो डोमेन सब्जेक्ट हैं इनके बारे में, सिलेबस जो मेन कॉमर्स से रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स थे उनका सिलेबस देख लिया। अब अगर हम बात करें कि इससे किस तरह के सवाल पूछे गए हैं, कुछ हमने सैम्पल क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में पूछे गए हैं उनको इंक्लूड किया है। जैसे देखो ये आरबीआई से रिलेटेड एक सवाल पूछा गया है, आइडेंटिफाई द क्वांटिटेटिव टूल्स यूज्ड बाय आरबीआई टू कंट्रोल मनी सप्लाई। अभी इकोनॉमिक्स में भी पूछा जा सकता है, बिजनेस में भी पूछा जा सकता है, मेनली इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है ये। यहाँ पे क्वांटिटेटिव टूल्स जो है आरबीआई के आइडेंटिफाई करने हैं। जैसे यहाँ पर आपने जब उसमें पढ़ा होगा, इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा कि जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक, केंद्रीय बैंक के बारे में, सेंट्रल बैंक जो है उसके बारे में आप पढ़ते हैं, तो उसमें कुछ क्वांटिटेटिव टूल्स होते हैं और कुछ क्वालिटेटिव टूल्स होते हैं। तो यहाँ पे वही क्वांटिटेटिव टूल्स जो है आपसे पूछे गए हैं, इनमें से कौन कौन से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज ए इंटरमीडिएट गुड्स। जो इंटरमीडिएट गुड्स है, यहाँ पे एग्जांपल दे रखे हैं आपको, तो इस तरीके से आपने मान लो 12th में आपने इसका मतलब तो पढ़ लिया होगा, बट यहाँ पे देखो कि किस तरह के सवाल बन रहे हैं। यहाँ पे आपको एग्जांपल्स दे रखे हैं और उससे आपको बताना है कि इनमें से इंटरमीडिएट गुड्स कौन सी है। तो इतना ज़्यादा हाई लेवल भी नहीं होता, कंपटीशन ज़्यादा होता है एग्जाम में। क्वेश्चन तो लगभग जो आपने 12th में पढ़ा है उन्हीं से बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो, उससे बना हुआ है अकाउंटिंग से, द कॉस्ट इन द प्रोसेस ऑफ रेजिंग फंड्स थ्रू इक्विटी इज नोन एज। यानी कि जब इक्विटी के थ्रू आप जब फंड्स कंपनी के अंदर अपनी फर्म के अंदर रेज करते हैं तो उसको, उसकी जो कॉस्ट होती है उसको क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल रिस्क, कॉस्ट ऑफ डेट, फ्लोटिंग कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी अकाउंटिंग से रिलेटेड है। रोहित ने उसने 500 शेयर्स रुचि सोया लिमिटेड को इशू किए, मतलब उसे ले रखे हैं। अब ये जो रुचि सोया है इन्होंने फर्दर 1 लाख के इक्विटी शेयर्स इशू किए हैं। अब इनमें से रोहित को एक रोहित टू बाय 1 मोर इक्विटी शेयर फॉर एवरी 5 शेयर, यानी कि उसने हर 5 शेयर्स के लिए उसको एक शेयर मिलेगा, प्रपोर्शन में उसको जो कंपनी है वो इशू कर रही है। तो ये किसका एग्जांपल है, राइट इशू, प्राइवेट प्लेसमेंट, ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस, या फिर ऑफर फॉर सेल। तो अब इस तरह के सवाल जो है एक तरीके से इसके अंदर फॉर्म होते हैं, आपको थोड़ा आइडिया हो जाए तो इसके लिए बता रही हूँ मैं। ऐसे ही यहाँ पे देखो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, उससे 2019 उससे रिलेटेड पूछा गया कि फाइल कौन कंप्लेन कर सकता है। मतलब जब हम बात करते हैं ना कि कंज्यूमर के साथ अगर कुछ गलत हुआ है तो वो कंप्लेन फाइल करे, कंप्लेन करे, तो वो फाइल जो कंप्लेन है वो कौन फाइल कर सकता है। तो वहाँ पे यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं, उसमें से पूछा गया है। ऐसे ही यहाँ पे भी कुछ क्वेश्चन दिया गया है, नए एट द टाइम ऑफ एडमिशन, कि एडमिशन के टाइम पे जब एक नया पार्टनर एडमिशन लेता है पार्टनरशिप फर्म में, तो जो जनरल रिजर्व है जो पहले से ही अपीयर है पुरानी बैलेंस शीट के अंदर, उनको किस अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा, यानी कि किन के अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा, सभी पार्टनर्स के, न्यू पार्टनर के, ओल्ड पार्टनर के, या फिर गेनिंग पार्टनर्स के। तो इस तरह के सवाल पूछे गए हैं। जैसे यहाँ पे भी दे रखे हैं डिबेंचर्स जो हैं और टाइप्स ऑफ, बेसिस ऑफ डिबेंचर और टाइप्स ऑफ डिबेंचर। ये भी आपके सारे पूरा आपका जो 12th क्लास का सिलेबस है ना, उन्हीं से सारे सवाल बने हुए हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें ये एग्ज़ाम अभी की बात करें कि कब इसकी डेट्स है फॉर्म वगैरह फिल करने की, तो यहाँ पे हमने उसका भी ओवरव्यू दे रखा है। जो एप्लीकेशन विंडो है वो 27
फरवरी से ओपन हुई थी और मार्च 26 तक है, यानी कि मार्च 26 तक आप फॉर्म भर सकते हो। उसके बाद करेक्शन विंडो है मार्च 28 और 29, यानी कि अगर आपकी कुछ गलती वगैरह हो जाती है फॉर्म भरने में तो आप ठीक कर सकते हो 28 और 29 मार्च को, 28 और 29 मार्च को। एग्जाम सिटी की बात करें कि आपका जो सेंटर है वो कहाँ पे आएगा, उस एग्जाम सिटी आपको 30 अप्रैल तक पता चल जाएगी, ठीक है, अप्रैल 30 को। एडमिट कार्ड सेकेंड वीक में आएंगे मई के, और एग्जाम जो है वो आपका होगा 15 मई से 31 मई के बीच में, ठीक है। रिजल्ट डेट, आपका रिजल्ट आ जाएगा 30 जून को, और जो एग्जाम का जो मोड है वो हाइब्रिड मोड है, यानी कि आपके कुछ एग्जाम ऑफलाइन भी होंगे और कुछ ऑनलाइन भी होंगे, तो दोनों मोड है, अभी बताया नहीं गया है एग्जैक्टली कि कौन से मोड में होंगे, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो यूजफुल लगी होगी। अगर आपको और भी कोई डाउट है इस पर्टिकुलर एग्जाम से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।